and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Waqar Zulfikar Sanghi and I welcome you all on the platform of Rising Sun Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर में है हमारे पास मिडिल ईस्ट क्राइसिस। हम पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस पढ़ेंगे, हम पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस को देखेंगे कि ये क्राइसिस किस किस्म के हैं, और हम एनालाइज करेंगे कि ये जो फिल्दी पॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट है वो क्या है, वो क्यों है, हम उस सारे को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ द इस्लाम। सबको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द पर्सन जिनकी वजह से इस्लाम आया, एंड सून आफ्टर the death of the prophet peace be upon him, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was the era of the pious caliphs. Number one, the era of the pious caliphs. Now this era of the pious caliph actually divided the two Muslim sects, Shia and Sunni. सबको आपको पता है ये। It was because of the succession of the throne, okay, who would be succeeding the throne of the Prophet. So therefore, those who believed that Hazrat Ali was supposed to sit on the throne, they went for the Shia fraction, and those who said that it is the Khilafat Rashidin and Hazrat Abu Bakr and so on and so forth, they went for the Sunni brand of the Islam. लेकिन सून आफ्टर आपको पता है कि हजरत अली ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया था जिनकी वजह से सुन्नी शिया डिवाइड हो। हम आते हैं अब पेपर और एनालिसिस की बातों पे, रिलीजियस बातों से हम थोड़ा निकलते हैं। सून आफ्टर हजरत अली, यू नो, देन देयर कम्स यजीद एंड द वॉर ऑफ एक्सेप्ट माय एलिजेंस और एल्स। हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम said I accept or else. He accepted or else, and he went on with the war, and then the war went on happening. Soon after we had Umayyad dynasty. Umayyad dynasty के बाद आपके पास Abbasid dynasty आती है। Umayyad dynasty was Sunni dynasty, Abbasid dynasty was a Sunni dynasty, and then you had Fatimid dynasty. Now this Fatimid dynasty was a Shia dynasty. This was the very first time when we had seen a Shia with a complete dynasty. Now this Shia dynasty actually came on as a threat to the Brelvi or the Wahhabist or the Sunni dynasties. यहाँ से Shiaism went on happening on the state level, कि एक रियासत लेवल पे एक शिया ब्रांड आपके सामने आता रहा। इसी अबसाइड डायनेस्टी में आपके पास सलाउद्दीन अयूबी आए थे जिन्होंने जेरूसलम को फतेह किया था, and took it from the crusades or the holy wars, or you could say from the Christians as well. फिर अब्बासिड डायनेस्टी अपने साइड में बढ़ती रही, and then after them, यानी right after them, there were the Seljuks, the Turkish people who were ruling actually the Persia. फिर उन सल्जूक्स के बाद आपकी बनती है ऑटोमन एम्पायर। फिर ऑटोमन एम्पायर के टूट जाने के बाद आपके पास वी हैड स्मॉल स्टेट्स जो कि आज तक आपस में लड़ रही हैं, हम उनको देखेंगे। तो ये थोड़ा हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। थोड़ा असल में आपको पता है दिस इज नॉट इस्लामिक हिस्ट्री क्लास, लेकिन थोड़ा बहुत बताना जरूरी होता है। अब आते हैं थोड़ा ऑटोमन एम्पायर पे बात करते हैं। देखिए, ऑटोमन एम्पायर के लिए आपके पास चार मशहूर चीजें हैं, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। नंबर वन, अली, व्हाई हैव यू रेज्ड योर हैंड? स्पीक अप ब्रदर। Sir Saddam, thank you so much for everything you have been doing in my absence. Thank you so much. It was nearly impossible to control all this. तो वरना ये सब कुछ ऐसे ही फिसल जाता हाथ से कि पता ही नहीं चलता। लेकिन you with your leadership skills, Sir Farooq with his administrative skills, Sir Tawfiq with his wonderful way of dealing have controlled it all. आप प्लीज ये इधर भी जो हाथ ऊपर करें उनके हाथ उधर नीचे कर दें, जो 2 से ज्यादा दफा हाथ ऊपर करें आप उनको निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा।
देखिए, ऑटोमन एम्पायर के लिए आपके पास 4 मशहूर चीजें हैं तारीख में। वो 4 मशहूर चीजें आपने समझनी है ताकि आपके पास ऑटोमन एम्पायर का एक बुनियाद आपके पास बैठ जाए। नंबर 1 जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे प्रॉफिट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी, उन्होंने एक प्रोफेसी दी थी। उस प्रोफेसी में क्या था कि तुर्कों में तुर्कों में दूर जाकर तुर्कों में चौथी पांचवी नस्ल में एक ऐसा इंसान होगा जिसका बेटा मेरे लिए कॉन्स्टेंटिनोपोल फतेह करेगा। यानी एक तो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 1 द प्रोफेसी ऑफ द प्रॉफिट। अब दिस इज द कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। Now Constantinople was a buffer state which was built by Emperor Constantine the First, और जो आखिरी इसके कॉन्स्टेंटिनोपोल के जो एम्पायर थे वो कॉन्स्टेंटीन द 11th थे। अब now this Constantinople was very important for Muslims and for Christians as well. For Christians, it acted as a buffer state which was not allowing Islam to enter in the West. और जब आगे चल के मुसलमानों ने यहाँ पे भी कब्जे कर लिए थे, फिर उनके जो रास्ते थे उनकी रुकावट सिर्फ एक कॉन्स्टेंटिनोपोल ही थी। कॉन्स्टेंटिनोपोल आपस में अगर हम आपको बताएं तो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जिसके पास कॉन्स्टेंटिनोपोल है उसके पास दुनिया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रोमन कैथोलिक चर्च का जो हेड था वो भी इस टाइम ही था। अब नाउ द चर्च वाज ओवर हेयर एंड ओवर हेयर, लेकिन समझा जाता था जिसके पास कॉन्स्टेंटिनोपोल है उसके पास सारी क्रिश्चियनिटी है। So therefore entire Christianity and entire Muslimhood, entire Muslim brethren went on fighting for Constantinople. Now Prophet could not, I'm not saying that Prophet was unable to achieve this dream of the Constantinople, lekin Prophet in his very short life had to do so many things, and then he went on passing some things to the followers as well. अब जैसे कि Prophet ने अगर throne का succession नहीं किया कि हजरत अली बैठेंगे या हजरत अबू बकर बैठेंगे, तो आई वुड कॉल दिस द सोशलिस्ट मॉडल, जिसमें एक बंदा अपने पावर्स को डिवेल्युएट कर देता है कि भाईजान सारे पावर्स लोगों के पास हैं, लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। it was actually a show of socialism rather than authoritarianism. तो खैर वो डिबेट फिर प्रॉफिट ने जो आपके पेशेंट हमारे पास जो उनकी प्रोफेसी है कि कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जो कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगा, और कितना कितनी खुश नसीब होगी वो फौज जो कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतेह करेगी। फिर उसके बाद आफ्टर द प्रॉफिट्स दीज वर्ड्स we had the second thing which is the most important in your Ottoman Empire about the Constantinople is the dream of Ertugrul Ghazi. Now Ertugrul Ghazi was a tribesman, एक कबीला था, काई कबीला, आपने पता होगा, आपको आजकल तो बहुत ज्यादा भी चल रहा है। Now Ertugrul Ghazi saw a dream that he would have a son, Usman, and then Usman would be the promised son of the god, promised son of the Ertugrul Ghazi who would be leading the God's message all around the world, और ये इस्लाम को एक रियासत बनाएगा। Now before that it was just a tribe, and then it went on happening all these tribe. Ertugrul Ghazi married with a woman, I guess it's Halima. Then Halima was from Seljuks dynasty, जो मैंने आपको dynasty बताई जो फातिमिड के बाद आती है। So therefore this makes Ertugrul Ghazi a royal breed as well. फिर इनका एक बेटा होता है, उस्मान नाम होता है उनका। Usman actually was the one who is the person named after this empire. Now Usman का अगर आप अंग्रेजी में करें तो it is Uthman, लेकिन it was not actually Usman who actually made all this empire. Usman's son had, उस्मान का भी फिर एक बेटा आता है जिसका नाम था प्रिंस ओरहान। प्रिंस ओरहान का भी फिर एक बेटा आता है जिसका नाम था सलीम। सलीम का फिर एक बेटा आता है जिसका नाम था महमद द कॉन्करर। अब क्योंकि इसका नाम महमद था, यानी अरबी में
अगर आप मेहमद को टर्किश में से अरबी करें तो इट इज मोहम्मद. So he was the actually one who conquered the Constantinople. Before Mehmed the conqueror, there were 22 army attacks which actually failed to capture the Constantinople. लेकिन Mehmed did it. और फिर then there was the Ottoman Empire. फिर ऑटोमन एम्पायर आपके पास रही और फिर काफी टाइम के बाद ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो गई. अब ऑटोमन एम्पायर जैसे ही खत्म होती है तो ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के जो सबसे बड़े जो 3 वजूहात हैं वो आपके सामने तो अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे. लेकिन ऑटोमन एम्पायर के अगर हम थोड़ा ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर में अंदर से ही रिवोल्ट होना स्टार्ट होता है. द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. द हाउस ऑफ साउद जो आपका मॉडर्न डे कस्टोडियंस ऑफ होली मास्क हैं, हाउस ऑफ साउद एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर. नंबर 1. फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर हैड टू पार्टिसिपेट इन द बाल्कन वॉर्स ऑफ द यूरोप एज वेल. द ब्लो नंबर 2. और फिर द फाइनल ब्लो वाज दैट योर कॉन्स्टेंटिनोपल. So first of all it was the house of Saud actually, then again the Balkan wars, and after the Balkan wars it was picking the wrong side in the World War One. World War One में जो इन्होंने wrong side pick की उसकी बाद the Ottoman Empire actually broke down. So what are actually the failures of the Ottoman Empire? Ottoman Empire was an agrarian society which was fighting with industrial one. यहाँ से आपका lecture start होता है. वो सारा आपका background था. I'm so sorry. वो थोड़ा बताना आपको जरूरी था. It was weak unified Shia Sunni divide उसमें बढ़ना start हो गया था. Even सुन्नियों में भी different brands आने start हो गए थे. So therefore it was a agrarian society, the Ottomans actually versus the industrial Europeans. Weak unified versus the power allied the allied powers जो कि बड़े powerful थे. Ottoman was a war-torn empire, as I told you. They were already in the Balkan wars, and they were fighting some of the powerful allies. Swords versus the guns. They were not having any powerful technology. Cannons थे उनके पास, लेकिन फिर आपको पता है कि modern technology आ जाती है, वो भी नहीं थे उनके पास. And while the other side had a very strong, powerful weapons, and then they picked the wrong side in the World War One. अगर वो जर्मनी के साथ ना होते और यूएसए के साथ होते तो क्या पता आज तक आपके पास ऑटोमन एम्पायर रहती. ऑटोमन एम्पायर जैसे ही आपकी टूट जाती है तो सबसे पहले जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिश के कब्जे में आ जाती है तो Kemal Atatürk was the person who stood up and said that I would be the father of a secular Turkey rather than following the Islamic values of the Turkish people. And then he was given a secular Turkey. House of Saud stood up and said that we revolted against the already Ottoman Empire and now we want a separate homeland which would be representing the House of Saud. फिर इब्न सऊद ने जाके सऊदी अरबिया बना दिया. इराक भी बन गया, सीरिया भी बन गया, सारे बन गए. इसमें फिर एक और जो दूसरा ब्लंडर आया था वो आपके पास आया पैलेस्टाइन का और जेरूशलम का. जिस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल की एक पूरी दास्तान है आपके पास, पूरी कहानी आपके पास सॉरी, जिस तरह पूरी एक कहानी है कॉन्स्टेंटिनोपल की आपके पास, इसी तरह जेरूशलम की आपके पास पूरी कहानी है. जब हम जेरूशलम पे आएंगे तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा. So this actually happened in the World War One. First of all, let us understand the importance of the Middle East. Why there are so many players in the Middle East? अगर आप आज देखें तो रशिया भी Middle East में है, USA भी Middle East में है. There are so many multiple players in Middle East. पहले आपके पास current affairs में आता था what is Middle East? आपने बता दिया ये Middle East है. What is this? आपने बता दिया ये है. What is that? आपने बता दिया ये. अब आता है why is Middle East important? Now this shift from what to why has made people to think about it. तो हम राइजिंग सन में वाई पे ज्यादा काम करते हैं, आपको पता है. नंबर 1, मिडिल ईस्ट कनेक्ट्स द वेस्ट साउथ एंड इट वर्क्स एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन 3 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिकानाज एंड द एशिया, यूरोप एज वेल. So it actually connects all 3 continents.
It also worked as a buffer state when there was the era of communism. अब कम्युनिज्म को आपको पता है कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में एंटर होना चाहिए था. इट वांटेड टू एंटर इन द ईस्टर्न यूरोप, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज, ड्यू टू द बफर स्टेट. अब मैंने आपको बताया कि बफर स्टेट हम किसको कहते हैं. अगर ये आपकी रियासत है, ये तो आपके दुश्मन की रियासत है, ये जो बीच में स्पेस मिल जाता है जिसमें दुश्मन का एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है आप तक पहुंचने के लिए, जिसमें दुश्मन का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, जिसमें दुश्मन का एक्स्ट्रा इफेक्ट लगता है, हम इसको कहते हैं बफर स्टेट. So this actually was the buffer state between the capitalist and the communist. So therefore it was also very important in those era as well, in that time as well. लेकिन आज भी बड़ा important है क्योंकि आपको पता है we are in the state of a new Cold War, which is again in between the Saudi and Iran and USA and China. ये न्यू कोल्ड वॉर भी आगे का टॉपिक है, हो जाएगा. फिर उसके बाद जो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, इट इज द ऑयल मार्केट, द ब्लैक गोल्ड. Again, Jewish dream of annexing Palestine or the Jerusalem is also very important. क्योंकि जो Jewish people हैं उनको चाहिए होता है कि they need a homeland. The communist nation on the one hand and the United States and its allies on the other hand, the struggle between heartland and the rimland. Now these both theories are very important to understand. अब ये सोशल साइंसेस की थ्योरी, आप इनको हर जगह यूज कर सकते हैं. Now what is theory of heartland? Theory of heartland says that one who rules the heartland rules the Europe, and one who rules the Europe rules the world. ये आपके पास जो हार्टलैंड की थ्योरी है आजकल जमीन के लिए इस्तेमाल होती है. जो हार्टलैंड वाले जमीन को रूल करेगा वो यूरोप को रूल करेगा, जो यूरोप को रूल करेगा वो पूरी दुनिया पे रूल करेगा. एंड रिमलैंड स्टैंड्स फॉर द सी शोर्स, पानी के लिए इस्तेमाल होती है. द वन हु रूल्स द वेव्स ऑफ द ओशियन रूल्स द वर्ल्ड. अब इन दोनों थ्योरीज के लिए, अब ये आपके पास एक थ्योरी शायद रॉबर्ट कैप्लन की है, एक थ्योरी कोई किसी और की, आप नाम देख लीजिएगा. ये जो दो थ्योरीज हैं इन्होंने मजबूर किया है हमेशा बिग पावर्स को सऊदी अरब में जाने के लिए. आपको एक और बात मजे की बता दूं कि मौजूदा दौर में एक ही प्रोजेक्ट है जो इन दोनों थ्योरीज पे पूरा उतरता है, दैट इज द BRI. अगर मैं आपसे BRI का स्ट्रेटेजिक विजन भी पूछूं तो आप उसमें ये दोनों थ्योरीज भी बता सकते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट रूलिंग द लैंड एंड दिस वन इज अबाउट रूलिंग द सीज. फिर आपके पास आ जाता है इट इज ऑल्सो अ ट्रेड राउट ऑफ द वेस्टर्न मार्केट्स. इट इज ऑल्सो द एक्सेस टू द वाटर. अब एक्सेस टू द वाटर में आपको बताया देयर आर द ड्रीम्स ऑफ द पीपल हु रियली वांट टू गो फॉर द वार्म वाटर्स. रशियन ड्रीम भी है वार्म वाटर्स तक जाने का, सबसे जो पुराना आपके पास ड्रीम है. यूके का ड्रीम भी रहा है, चाइनीज ड्रीम भी रहा है, सबका ड्रीम रहा है, बिकॉज दैट टाइम वाटर यूज्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ योर कम्युनिकेशन. एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन, इट नेसेसरली डजंट मीन कि खत और खताबत की बात हो रही है. इट इज अबाउट योर गुड्स एंड द ट्रांसपोर्टेशंस. सो वार्म वाटर्स में आपके पास जो मिडिल ईस्ट में पोर्ट्स आ जाते हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्टर्न, मेडिटेरियन एंड अरेबियन सी. इट इज ऑल्सो अ ट्रेड राउट ऑफ द वेस्टर्न मार्केट्स टू द साउथ. So it connects actually the west to the south and the sea lanes of communication and strategic choke points. मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास सीज आ जाए, ओशियंस आ जाए, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके आपने सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पहले जाके लिख लेना है. सो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स आर द स्ट्रेट्स एंड सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन वो रास्ते होते हैं जहां से आपकी शिपमेंट या आपकी शिप या कोई भी आपका जो कम्युनिकेशन वेजल है वो गुजरती है. ठीक है जी, ये आपके पास थी मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, before going deep into the Middle East, let us understand the modern day Saudi Arabia. जो आज का modern day Saudi Arabia है, मैं आपके प्लेयर्स भी थोड़ा क्लियरिफाई करता जाऊं ताकि फिर आपको समझने में और ज्यादा मजा आए. आपके पास जो मॉडर्न डे सऊदी अरबिया है, अब सऊदी अरबिया को थोड़ा हम समझ लेते हैं. देखिए, अभी तक हम अपने टॉपिक पे नहीं आए हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको पता है कि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, मैं पहले आपका थोड़ा बेस बना लेता हूं और फिर वो जो न्यूज या फिर करंट अफेयर्स आप जिस तरीके से भी चलाएं आपका कंप्लीट हो जाए,
क्योंकि एज आई सेड के मेरा मकसद आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देना नहीं होता, मेरा मकसद आपको सोचना होता है कि हाउ टू थिंक। मैं आपको सोचना सिखा रहा होता हूँ असल में। अगर आप सऊदी अरबिया को थोड़ा एनालाइज करें, जो मॉडर्न डे सऊदी आपके पास, तो इसमें आपके पास दो बड़े एलिमेंट्स हैं। नंबर वन इज योर हाउस ऑफ सऊद इटसेल्फ। ये हाउस ऑफ सऊद वो हाउस है जो सऊदी अरबिया का रूलिंग हाउस है, जो रूल कर रहा है वहां पे। एंड देन एक दूसरा जो मोस्ट पावरफुल फ्रैक्शन है सऊदी अरबिया में, वो वहाबी क्लर्जीज हैं। ये वहाबी उलमाज हैं कुछ, जो सऊदी में पूरी उतनी ताकत रखते हैं जितनी हाउस ऑफ सऊद के पास है। most of the people might not be knowing, most of the people might be knowing, लेकिन जब से सऊदी अरबिया बना है, आपको पता है कि it is Saudi Arabia is known as the custodian of Muslim Ummah. Now why it is known as the custodian of Muslim Ummah? Because it is having two holy masjids in Saudi Arabia, Makkah and Medina. So therefore they are known as the custodians of Muslim empire. लेकिन ये जो custodian of Muslim empire है और ये हाउस ऑफ सऊदी क्यों है, ये आपको किसने बताया? अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है कस्टोडियन ऑफ मुस्लिम उम्मा हाउस ऑफ सऊद है, तो किसने कहा ये हाउस ऑफ सऊद है? सवाल हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्या पता कल को मैं बोलूं कि पाकिस्तान था असल में मुहाफिज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा था कि दूर एक सिंध होगा और मैं ऐसी कोई पेशन गोइयां दे सकता हूँ, रिवोल्ट कर सकता हूँ। लेकिन देन it is the clergies of the Saudi which actually gave the authority to the House of Saud to rule, the legitimacy to rule. अब इनका आपस में एक पैक्ट साइन किया हुआ है जो सदियों से चलता आ रहा है, नॉट द सदियों से, सालों से, कि सबसे पहले जो हाउस ऑफ सऊद है वो वहाबीज को क्या देगा? वो वहाबीज को एक्सपोर्ट कराएगा वहाबिज्म, वो उनको अपहोल्ड कराने में मदद करेगा शरिया लॉज को, जो भी इस्लामिक लॉज हैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं। House of Saud would ensure that they are having Islamic punishments and council of ulamas all the time. House of Saud would also ensure that there is a tradition of fatwa always at the same time. यानी फतवा की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगी। और इसी वजह से जो वहाबी क्लर्जीज हैं वहां पे, जो वहाबी उलमाज हैं, वो हमेशा पावरफुल एंटिटी रहेंगे। Now this is the same which happened in your France, this is the same which happened in the Europe, कि वो जिस तरीके से पॉप को खरीदते थे, इन्होंने इनको खरीदा। और इसी तरीके से आपको पता है कि अगर मैं इसी बात को रिलेट करूं पाकिस्तान से, तो जब हमारे जो आलिम दीन है उन्होंने कहा कि हम औरतों के साथ असेंबली में नहीं बैठेंगे और एक औरत कभी भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कुछ भी नहीं किया, हाउस ऑफ सऊद को देख के इस्लाम को खरीद लिया बाय योर मौलाना the JUF, Maulana Fazlur Rahman. Now this is how the things have been going. अब मौलाना फजलुर रहमान आ गए मोहतरमा की साइड पे, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, and he said that a woman can rule the Islamic world, a woman can rule the Islamic country as well. The same model is applied everywhere. So therefore, House of Saud actually bought a Islamic card to ensure their legitimacy. और फिर रिटर्न में वहां भी क्या देंगे सऊदी अरबिया को? नंबर वन, लेजिटिमेसी टू रूल, कि आप ही असल वारिस हो, आप ही असल जायदाद के मालिक हैं, आप ही असल कस्टोडियन हैं। Wahhabis, the clergies would also ensure that they always have religious nationalism to make sure no revolt occurs. अब आपने नेशनलिज्म तो बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, अब उसमें रिलीजियस नेशनलिज्म भी है। Now Wahhabi clergies make sure that हमेशा रिलीजियस नेशनलिज्म लोगों में रहे और ये रिवोल्ट ना करें। फिर Wahhabi clergies also try to maintain the power of the House of Saud in and out of the Saudi Arabia. In and out कैसे? By exporting Wahhabism. और फिर they keep on saying that Saudi holy place, अभी भी अगर आप किसी उस इंसान से पूछें जो इतना खास पढ़ा लिखा ना हो, तो वो आपको कहेगा कि मैं तो जाके सऊदी की मट्टी को भी चूमूंगा। Now this is the importance and this is the value and legitimacy these Wahhabis, clergies have given to the House of Saud. And we never think of going at war against them because they are the custodians of Muslim Ummah. Now all these perks and privileges to House of Saud, which used to be once illiterate house,
और ऑटोमन एम्पायर में इन्होंने आप पढ़े आप बस ठीक है, एंड देन द वहाबीज गेव देम ऑल दीज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। फिर आपके पास जो दूसरा एक्टर आ जाता है इसके बाद, वो ईरान है। ईरान को थोड़ा अगर हम समझ लें तो आगे चल के बड़ी आसानी होगी। फिर जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे, वो लेक्चर के दौरान ही हो जाएंगे, जिसमें आइसिस है, जिसमें तुर्किश है, जिसमें बाकी के लोग हैं, जिसमें रिसर्जेंट ऑफ रशिया भी है। ईरान में आपको पता है कि राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम होता है। मैंने आपको लेक्चर में भी 3 से 4 दफा बता दिया है कि राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम क्या है। राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम वाज एक्चुअली द राइज ऑफ इस्लाम इन द पॉलिटिक्स। In 1979, it actually happened, and the Shah of Iran was thrown away, and Imam Khomeini took the charge of the Iran. Now, this rise of Islam actually was alarming situation for many fronts. Number one, rise of political Islam in a state आ गया कि वेस्ट को नंबर वन जो खतरा हुआ राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम से, कि रेडिकल इस्लामिस्ट भी रूल कर सकते हैं। कि नंबर वन कि आपका इस्लाम एज अ रेडिकल इस्लाम होके स्टेट पॉलिसी में भी यूज हो सकता है। राइज ऑफ इस्लाम ने ही फिर आपको इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स का भी इनमें से ही निकला। जो इस्लामिक राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम को जो नॉन स्टेट एक्टर्स में यूज कर रहे होते हैं, वो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स हो गए थे। और फिर आगे चल के जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 1990s में सैमुअल पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिख देते हैं कि आज से वॉर आइडियोलॉजीज में नहीं होनी, आज से वॉर सिविलाइजेशंस में होनी है, जिसमें उन्होंने एक तरफ मुसलमान सिविलाइजेशन को रखा था विद द चाइनीज, और वेस्टर्न और हिंदूज को साथ में रखा था। नाउ दिस नोशन एक्चुअली गेव फायर अगेंस्ट द पॉलिटिकल इस्लाम। तो इसी वजह से भी ईरान के साथ भी काफी मसले दरपेश आना स्टार्ट हो गए। और खुमैनी ने जैसे ही आके शाह ऑफ ईरान को हटा दिया था, नाउ दिस शाह ऑफ ईरान वाज अ यूएस पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड इन द ईरान। नंबर वन, देयरफॉर यूएसए वेंट ऑन बीइंग द एनिमी ऑफ द ईरान। फिर जो खुमैनी साहब हैं, दी आल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग शिया ब्रांड ऑफ द इस्लाम एज वेल। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अनबिलीवेबल टू देम, क्योंकि वहां भी जब अपना कर रहे थे तो ईरान ने अपना करना था। एंड दिस वाज एक्चुअली द रीजन। अच्छा, रजा शाह जब ईरान में थे तो यूएसए की सपोर्ट इनके पास भी थी, और किंग फैसल को भी थी जब वो सऊदी में थे। नाउ यूएसए वाज सपोर्टिंग दीज बोथ मोनार्क्स ओवर देयर। लेकिन जब ये हट जाते हैं तो सऊदी को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होना स्टार्ट हो जाती है कि क्या पता हमें भी ना हटा दें, क्या पता हमारा भी एंड ना आ जाए, क्या पता हमारे यहाँ भी अरब स्प्रिंग ना आ जाए। And therefore they went on getting closer to the United States for the security purposes. They went on sponsoring Pakistan for the nuclear deterrence as well. We Pakistanis actually gave them a safe passage to the nuclear deterrence, जिसके हमने आज तक पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा के कस्टोडियंस हैं। आगे चल के हमने लिखना है सजेशंस में कि हमने उनसे वो पैसे लेने हैं। And then soon after the proxy warfare। अब ईरान आपको पता है कल्चर जो अपना शिया ब्रांड जो एक्सपोर्ट करता है, इट ओनली डज थ्रू द प्रॉक्सी वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉरफेयर क्या होता है? जब आप खुद वॉर ना करो लेकिन आप अपने गुंडे भेज के अपना मकसद पूरा करवाएं, अपने प्रॉक्सीज भेजें। नाउ दीज प्रॉक्सीज वर सेंट थ्रू द कुद्स फोर्स। नाउ कुद्स फोर्स इज एलीट फोर्स ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड। It was led by Qasim Soleimani, which was found dead by the drone attack by the USA. I guess it was 3rd January of this year. Now Quds Force का सिर्फ 3 काम था। अब Quds Force, ये जो Quds Force है, ये एक्चुअली एक फॉरेन मिलिशिया ग्रुप था कि जितनी भी फॉरेन में हम प्रॉक्सीज करवाएंगे और जितना भी हम फॉरेन में शियाइज्म को प्रमोट करेंगे वो हम Quds Force से करेंगे। कुद्स फोर्स का सिर्फ एक ही काम था कि 3H को मेंटेन करना है, 3H को उन्होंने हथियार देना है, 3H को उन्होंने ट्रेनिंग देनी है, 3H को उन्होंने पैसे स्पॉन्सरशिप देनी है, और 3H को इन्होंने मेक श्योर कराना है कि ये हर फ्रंट पे वॉर करें। नाउ व्हाट आर द 3H? नोट कर लें जब भी ये 3H आ जाए, 3 ऐसे H हैं जो ईरान के बदौलत चलते हैं और उनको कुद्स फोर्स चलाती है। नंबर 1 इज योर हिजबुल्लाह, लेबनान, ये लेबनान में है। दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ मिलिशिया ग्रुप ऑफ लेबनान, हिजबुल्लाह। फिर आपके पास है हमास, अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ मिलिशिया ग्रुप इन योर
Gaza Strip, Palestine, and your Houthis. Houthis are the rebels in your Yemen. ये सारे वो 3 H हैं जिनको ईरान स्पॉन्सर करता है with the Quds Force. Hezbollah, Hamas, and Houthis. फिर Iran has always been anti-US and anti-Israel country with the sentiments of anti-US and anti-Israel. इमाम खुमैनी ने एक दफा कहा था अपनी स्पीच में कि आई एम नॉट बिग फैन ऑफ खुमैनी, लेकिन मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, खुमैनी ने एक दफा कहा था अपनी स्पीच में कि दुनिया में दो शैतान है, एक बड़ा शैतान अमेरिका है और एक छोटा शैतान है जो इजराइल है. So this is how he has been doing his variation and the classification of Satan in the world. और फिर soon after आपको मैं एक बात बता दूं, Iran was also placed as the axis of the evil. Bush administration ने कहा था there are 3 axes of evils in the world. ये यानी 3 axes of evils हैं जिनमें उन्होंने कहा था नॉर्थ कोरिया, ईरान and your Libya. These are the axes of evil. फिर आपको पता है रिटेलिएशन तो आगे से भी आनी है. And then it has always wanted to neutralize the Saudi hegemony in the region by proxy warfare, by exporting their own brand of Islam. So number 1 जो आपके पास मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है आपका Jewish settlement and Palestine issue. देखें, Quds Force is Iranian Revolution Guards का. अब Iranian Revolution Guard is the name of the Iran's force, Iran's military. उसमें में से खुमैनी ने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम है Quds Force. अब जितनी भी ईरान की बाहर प्रॉक्सी वॉरफेयर्स होती हैं वो Quds Force करवाती है. Quds Force उनको स्पॉन्सर करती है, Quds Force उनको ट्रेनिंग देती है, Quds Force उनको रहने की जगह देती है. अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के पास इतना पैसा कहां से आता है, तो सर सदाम ने आपको बताया होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील जब ओबामा ने करवाई थी तो ओबामा ने फ्रोजन एसेट्स के पैसे दिए थे ईरान को, जो कि गालिबन $100 बिलियन थे. नाउ दोस फ्रोजन एसेट्स वर द मनी व्हिच ईरान यूज्ड इन द प्रॉक्सी वॉरफेयर. करप्शन वो कर नहीं सकते थे, मुस्लिम स्टेट थे, and all those frozen assets were used in the proxy warfares. फिर इसी तरीके से Quds Force बनी और फिर हम आगे चल के जब हम आज आईसिस पढ़ेंगे कि आईसिस कैसे पैदा हुई, आईसिस के क्या रीजंस थे पैदा होने के, तब आप समझ जाएंगे कि कुड्स के पास भी पैसे कहां से आते हैं. ठीक है, ये और रिमलैंड इज दैट वन हु रूल्स द वेव्स रूल्स द वर्ल्ड. So therefore the Middle East is also very important because it has Arabian Sea, Mediterranean as well, and some small straits as well. All these straits and oceans and seas make Middle East an important place to stay. अब वो जो हमारी स्लाइड थी why Middle East is important, अगर मैं आपसे पूछूं why USA is in the Middle East, उसमें से आपने सिर्फ फलस्तीनियों को काट देना है, बाकी सारी पॉइंट्स हैं आपकी कि why USA is in the Middle East. It is a trade route for the USA. USA wants to protect the sea lanes of communication. USA wants to make sure there is a safe passage for oil and energy. USA want to make sure a connection between West and South. तो वही आपका हो जाएगा why Middle East is important for the USA. सिर्फ फलस्तीन हटा देंगे. अगर मैं आपसे पूछूं why Russia wants to be in the Middle East, वही आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, सिर्फ पैलेस्टाइन आप काट देंगे. आपने इसी तरह बातों को मोल्ड करना सीखना है, बातों से खेलना सीखना है, अपने आर्ग्यूमेंट से खेलना सीखना है. ये जो स्लाइड्स अगर आपके पास आ जाएंगी, अगर इनमें से कोई चीज आपको नहीं पता होगी, आप सिर्फ वो हेडर गूगल कर लें, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लें, एंड यू आर डन विद द टॉपिक. सिंपल. व्हाई टू गो फॉर सो मेनी थिंग्स जो कि पेपर में वो पूछता भी नहीं है. बफर स्टेट का मैंने ये बताया था, देयर इज अ स्टेट व्हिच एक्ट एज अ बफर स्टेट. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, अगर आप अज्यूम करें कि ये सऊदी अरबिया है, ये ईरान है और ये इराक है. नाउ व्हेन
USA invaded Iraq when it had allegations on the Saddam Hussein कि वो बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो यूएसए ने और टोनी ब्लेयर ने दोनों ने इंटरवीन कर लिया. अब both the Shia Iran and the Sunni Saudi never wanted कि यूएसए यहाँ पे बीच में आ जाए, because this was acting as a buffer state for both of them. अब जब भी ईरान के सऊदी के पास आना होता था तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगनी होती थी, क्योंकि पहले उसने इराक को क्रॉस करना था, इराक में इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, इराक में अपनी प्रॉक्सीज पैदा करनी होती थी, इराक में डिस्टेबलाइजेशन करनी होती थी, फिर जाके उन्होंने आना था ईरान में या सऊदी में. नाउ देयरफॉर द बफर स्टेट्स वर्क्स एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एफर्ट लैंड फॉर द पीपल हु आर एट वॉर. अब पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक्ट्स एज अ बफर स्टेट, क्योंकि अगर बफर स्टेट हमारे पास महफूज होगा तो पाकिस्तान के पास दो फ्रंट्स नहीं होंगे वॉर के, सिर्फ एक फ्रंट होगा. ये थी आपकी बफर स्टेट. फिर आपके पास एक्सेस ऑफ इविल का मैंने बताया था मिस लारेब. एक्सेस ऑफ इविल का ये है कि बुश ने कहा था कि दुनिया में 3 एक्सेस ऑफ इविल्स है जो कि पूरी दुनिया में इविलनेस को बढ़ावा दे रहे हैं. उनमें से नंबर 1 इज योर ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड योर लिबिया. लिबिया कडाफी की वजह से, खुमैनी की वजह से आपका ईरान, एंड किम जोंग उन की वजह से योर नॉर्थ कोरिया. तो उन्होंने कहा था ये 3 एक्सेस ऑफ इविल्स हैं. चलें जी हम आगे चलते हैं. देखें, पैलेस्टाइन इशू इज अ वेरी ओल्ड इशू, यू ऑल नो दैट. लेकिन पैलेस्टाइन में जो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो उस करंट अफेयर्स में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो आ जाती है कि मिडिल ईस्ट का जो पीस प्लान है, जिसको ट्रंप ने डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा है और मिडिल ईस्ट ने इसको डील ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा है कि इतनी शर्मनाक डील है और ये कैसे भी नहीं, यानी बड़ी बकवास सी डील है ये. अगर हम मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें तो व्हाई मिडिल ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने मैप्स भी याद रखने हैं. देखें, मुझे तो याद है. ये आपके सामने जो मैप है वो एक्चुअली जेरूसलम का मैप है. अब बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इजरायली स्टेट, अब इसमें आपको पता है देयर इज इजरायली स्टेट ओवर देयर. So before actually the existence of the Israeli state, it used to be a Muslim land of the Ottoman Empire. अब Ottoman Empire में यहाँ पे आपके पास जेरूसलम भी हुआ करता था. Jerusalem was a very important place. अब जेरूसलम, why Jerusalem is important place, अब मैं आपको थोड़ा तीनों फिरकों और तीनों मजहबों के हिसाब से भी थोड़ा बता देता हूँ. नंबर 1, मुसलमानों के लिए जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो हमारा काबा था वो जेरूसलम में, मस्जिद अक्सा. फिर आपके पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से क्रिश्चियन समझते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, द जीसस, द प्रॉफिट, आवर प्रॉफिट एंड देयर जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज क्रूसिफाइड. अब क्रूसिफाई हम किसको कहते हैं? अगर आप किसी क्रॉस पे किसी बंदे को लटकाकर और कील के साथ उनको आप लगा दें तो ही इज नोन एज द एक्ट ऑफ बीइंग क्रूसिफाइड. सो जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम was actually crucified at the Jerusalem, therefore it is very important. And then there comes the Jews people. And then there comes the Jews people. अब Jews के लिए क्यों important है? Jews की तो सबसे पहले sacred wall है यहाँ पे. वो समझते हैं कि इस sacred wall पे उनका मसीहा उतरेगा. This Messiah would actually liberate the Jews and let them to rule over the world. अब इनको ये मसीहा कहते हैं. इसी मसीहा को मुसलमान दजाल भी कहते हैं. And there are so many religious myths जिसमें मैं नहीं पढ़ूंगा. लेकिन religiously it is very important for all these 3 religions. मुसलमानों के लिए तो वाकई बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारा पहला काबा ही वहीं पे है और it was ruled by Salahuddin Ayyubi as well. So therefore it was technically ours. अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है, बेल्फोर डिक्लेरेशन आपके सामने आता है.
The Balfour Declaration was made by one of the British governors in the Palestine. उन्होंने कहा था कि there is a need of a Palestine homeland, और इसराइली लोगों का एक होमलैंड होना चाहिए जहां पे वो लोग रहें, जहां पे वो लोग अपना एक मुल्क एक्सरसाइज करें. And this Balfour Declaration was about calling all the Israeli peoples all around the world to come and get settled in the homeland of Israel. अब why Balfour Declaration was about the Jews only? अगर आप थोड़ा सोचें और अगर आप थोड़ा अपनी अकल को यूज करें तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हिटलर ने जूस पे काफी जुल्म किए थे. उन जुल्म उन सारे जो जुल्म थे उनकी वजह से जो भी जूस वहां से भागे हुए थे, they were displaced all around the Europe. और उन सब के हालात देखे हुए, यानी उन सबको यानी उन सबको जो जो उनके जो जूस थे, they actually formed World Zionist Organization. So Zionism is a Jewish organization and Zionism is a Jewish religion as well. तो वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनी. उन्होंने भी यूके को प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया कि व्हाई वी आर बीन डिस्प्लेस्ड बाय दिस हिटलर. और विंस्टन चर्चिल के भी हिटलर के साथ काफी थोड़े आपको पता है कि नाजुक हाल ताल्लुकात थे. पर्सनली चर्चिल भी अपने किताब में कहते हैं कि मुझे हिटलर अच्छा नहीं लगता था, और जब भी वो अपने हिटलर को कुछ याद करते थे तो वो कहते थे ही लिटिल बास्टर्ड. तो देयरफॉर all these things made Balfour Declaration a successful declaration. So जितने भी हिटलर ने भगाए हुए थे वो भी सारे वापस आ गए, जितने भी यूरोप में जूस थे वो भी सारे वापस आ गए, और इसी तरीके से सारे जूइश पीपल वापस आ गए एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग इन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन. सेटलमेंट आगे चल के इतनी ज्यादा हो गई कि ये बड़े स्ट्रांग भी हो गए और फिर इनको एक स्टेट का दर्जा मिल गया यूएन की तरफ से. फिर जैसे ये दर्जा उनको मिल जाता है तो एक वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसको हम आगे चल के करते हैं 6 days वॉर. बैकग्राउंड ऑफ द पैलेस्टाइन, आपको पता है कि ऑटोमन एम्पायर था पहले, एंड देन मुस्लिम्स एंड मेजॉरिटीज एंड द जूज एज वेल, वो सुकून से रहते थे. लेकिन आगे चल के ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Jewish people, the World Zionist Organization was formed, जिनका एजेंडा था there should be a national homeland for the Jewish people. फिर 1917 में ऑथर बेल्फोर का बेल्फोर डेक्लेरेशन आ जाता है, and soon after that the people from all over the world started coming back to their homes. They started coming back to their homes. फिर आगे चल के यूनाइटेड नेशंस में जब बात आ जाती है कि क्या होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सेटलमेंट हो चुकी है, जो पैलेस्टाइन है उनका जो अरब स्टेट है उसका क्या होगा, जो पैलेस्टाइन स्टेट है उसका क्या होगा. फिर आपको पता है कि ब्रिटिश भी वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी, फिर यूएसए वेंट फॉर द कोल्ड वॉर एंड ऑल दीज टेंशंस. in the mid of all these tensions the world actually forgot about the people of the Palestine. और फिर 1947 में ब्रिटिश ने कंप्लीटली कह दिया कि वी आर लिविंग दिस मेस. इसराइल को उन्होंने कहा कि यू गेट योर स्टेट, और पैलेस्टाइन को या अरब स्टेट को उन्होंने कहा यू गेट योर इंडिपेंडेंस. अब व्हाई इंडिपेंडेंस? बिकॉज दे वर डीकोलोनाइज्ड and they were the part of the British controlled Ottoman Empire, and Israel was supposed to be a separate entity. And this UN's issue, the UN's resolution was known as the two-state solution. Now this is a two-state solution. इसमें दो states हैं, दो रियासतें हैं. फिर आपको पता है कि अरब इसराइल वॉर लगती है. जैसे ही ये इसराइल आपका बन जाता है तो अरब इसराइल वॉर लगती है. उनका वो 1 साल की वॉर थी. इसमें जो न्यूली अरब स्टेट्स थे वो और इसराइल आपस में वॉर में लग जाते हैं, एंड देन द न्यू स्टेट ऑफ इसराइल वन द वॉर. अब नाउ व्हाई न्यू स्टेट ऑफ इसराइल वन द वॉर? नंबर 1, वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द रॉकफेलर फैमिली, एंड जो भी मशहूर आपके पास पता है, जो भी आपके पास जूइश फैमिलीज हैं वो they were sponsoring Israel as well. Number 2, USA is still funding your Israel as well.
वो इवन कहते हैं कि इफ यू विश टू गो टू द वॉशिंगटन, द रोड टू वॉशिंगटन गोज फ्रॉम द टेल अवीव, यानी इजराइल। इजराइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएसए एज वेल। जॉन मीयरशैमर का एक नया किताब आया था 2017 में या 18 में गालबन, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरीज। इट वाज कि यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड इसराइली लॉबी, कि यूएस का जब भी कोई प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो पूरी इसराइल की लॉबी बैठती है उसको सेलेक्ट करने में। दिस इज हाउ मच पावरफुल इसराइली लॉबी इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मनी, देयर इल्यूमिनाटीज एंड देयर मर्सनरी ग्रुप्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या आप गूगल भी कर सकते हैं सारी बातें अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, अदरवाइज आपके पास पेपर में ये काम की नहीं है। फिर Jews expelled the huge number of Palestinians from their homes, creating the refugee crisis. अब जैसे ही वो वॉर जीत गए थे, they had upper hand on the war. देखें, एक बात मैं आपको ना बड़े गौर से बता दूं Jews के लिए, back in 2015 when I was in the USA, तो जब मैं USA में था तो I had so many good Jewish friends over there. I had wonderful friends. मैं जब भी उनके साथ बैठता था and we used to have dinners and lunch together, तो उनसे अगर मैं पूछता था कि why there is so many complex issues going on between the Muslim and the Jews, तो वो कहते थे कि हमारे पास जिंदगी में सिर्फ दो ही मकसद हैं। मकसद नंबर 1 is going to Palestine, the promised land, and मकसद नंबर 2 killing Muslims. नाउ ये सिर्फ दो मकसद हैं उनके पास जिनकी वजह से वो जिंदा हैं। एक तो उन्होंने अपने प्रॉमिस लैंड में वापस आना है, और दूसरा मुसलमानों से उनकी दुश्मनी है। Now they have been listening it since they were child. So therefore we are at the state of warfare, not just with the India, with the Israel as well. फिर 6 days war होती है, ये सारी हिस्ट्री है आपकी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ टॉपिक पे। कैंप डेविड अकॉर्ड्स में आपके पास अब कैंप डेविड अकॉर्ड्स इज द प्लेस वेयर मिस्टेक्स एक्चुअली हैपेंड। थोड़ा गौर से सुने प्लीज। इंडिया ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अच्छा, ये जो कैंप डेविड अकॉर्ड है, नाउ दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यूएसए ब्रोकर्ड अ पीस बिटवीन द इजराइल, इजिप्ट एंड द अदर मेंबर्स, व्हिच एक्चुअली गिव the territory which was snatched from the Egypt. अब इसमें कैंप डेविड अकॉर्ड जैसे ही हो जाता है तो दिस एक्चुअली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इसराइल। जो इसराइल की स्टेट है उसको इंटरनेशनली सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिली थी वो कैंप डेविड अकॉर्ड से मिली है। अब इंडिया जैसे ही आपको पता है कि नेहरू वाज लीडिंग द इंडिया एंड इनटू द एनएएम, और फिर इट वाज द लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लीडर होने की वजह से इंडिया नेवर रिकॉग्नाइज्ड द इसराइल, क्योंकि पैलेस्टाइन वर आल्सो सफरिंग और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के दर्द से भी वाकिफ थे, so he never actually recognized Israel. लेकिन कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद इंडिया also recognized Israel, and Mr. Modi became the first Indian Prime Minister to visit the Israel. So the Camp David Accord actually gave the legitimacy, the first ever legitimacy to Israel, कि हम भी exist करते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि फर्स्ट इंतफादा हो जाता है। नाउ व्हाट इज इंतफादा? देखें, ये इंतफादा वर्ड हम कश्मीर के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंतफादा का मतलब है अपराइजिंग, इनकलाब, और पीपल्स कमिंग आउट ऑन द रोड, फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, इसको हम कहते हैं अपराइजिंग, इंतफादा। नाउ द फर्स्ट इंतफादा हैपेंस इन पैलेस्टाइन। पैलेस्टीनियों लोग सड़कों पे निकल आए। They started fighting with the governments. Then there comes Oslo Accord, जिसमें यासर अरफात भी थे और इजरायली लोग भी थे। Now this actually gave the territorial access to the Israeli peoples. ये आपके इतना काम का नहीं है, इसमें प्लीज टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा। फिर सेकंड इंतफादा हो जाता है, द सेकंड अपराइजिंग, यानी जब भी उनको राइट्स नहीं मिलते थे वो इंतफादा करते थे। अब तक थर्ड इंतफादा हो चुका है।